લઈએ તો જુઓ થોડાક નબળા પરિણામો આવતા દેખાયા છે. પ્રોફિટ 30% જેટલો ઘટ્યો છે. માર્જિનની અંદર ઘટાડો છે. આવક અને એબિટા પણ થોડુંક યર ઓન યર બેઝિસ પર આપણને દબાણ આવતું જોવા મળ્યું છે. આપણી સાથે અત્યારે ચર્ચાને આગળ વધારીએ. આરટી ડ્रग्सના सीएफओ आदिश पाटिल साहब अपनी साथ जोड़ाए गया है. आदिश जी, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर. सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, थोड़ा क्वार्टर हमें डिक्लाइन की ओर आते हुए दिखा है सर. हर एक सेगमेंट में भी हमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है. सर, क्या कारण रहे तो लोअर रियलाइजेशन के लिए, और क्या डिमांड के एंड से कुछ प्रॉब्लम था पूरे क्वार्टर के दौरान? हाँ, तो मेन रीजन तो वही है कि डिमांड के वजह से प्रॉफिट मार्जिन इतने घटे हैं. वॉल्यूम स्लो है हम लोग के इस पर्टिकुलर क्वार्टर में. और मेन रीजन एक्सपोर्ट मार्केट है. एक्सपोर्ट मार्केट में काफी मतलब अराउंड 8 से 10% तक वॉल्यूम डिग्रोथ दिखा हम लोग को ये पर्टिकुलर क्वार्टर में. इसके लिए इतना प्रेशर है. अभी ये सब चीजों में एक अच्छी बात ये रही है कि सेलिंग प्राइसेस तो नीचे जा रहे हैं, बट रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो भी नीचे जा रहे हैं. और हमारे जो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन है एपीआई बिजनेस, स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस की, वो इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.3% से और इम्प्रूव हुई है. ईयर ऑन ईयर 2% से इम्प्रूव हुई है. तो ग्रॉस मार्जिन बहुत अच्छे चल रहे हैं. और वो हमें एक्सपेक्टेशन है कि शायद और 1% इन 1-2 क्वार्टर में बढ़ सकते हैं. मगर प्रॉब्लम पूरा का पूरा वॉल्यूम्स में रहा है. अगर वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा होता तो इबिडा मार्जिन्स काफी अच्छा होता इस बार. એટલે જો ગ્રોસ માર્જિન તો વધી રહ્યા છે, પરંતુ વોલ્યુમ ઓછા રહ્યા છે, એની અસર અહીંયાથી ખાસ કરીને એબિટા માર્જિન પર આપણને જોવા મળી છે. लेकिन सर, एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में थोड़ा हमें डिक्लाइन देखने को मिला है. सर, क्या कारण रहे यहाँ पर? क्योंकि हमने देखा है कि जो डोमेस्टिक फार्मा प्रोडक्ट्स है, फार्मा मार्केट या एपीआई मार्केट है, वहाँ पर तो हमें कंज्यूमर एंड से डिमांड थोड़ी अच्छी आती हुई दिखी थी. लेकिन क्या बिजनेस, ये जो B2B सेगमेंट की डिमांड है, वहाँ पर कुछ असर देखने को मिला है? हाँ, तो अभी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंस हो सकता है. हम लोग ने क्या देखा कि लोकल मार्केट में ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो अराउंड 12.7% का प्राइस डिग्रोथ है. तो भले ही वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, मगर प्राइस डिग्रोथ काफी शार्प है. अगर हम जून 24 क्वार्टर जून 23 क्वार्टर से कंपेयर करें तो, अगर मार्च 24 क्वार्टर से कंपेयर करें तो मोर और लेस स्टेबल है, ज्यादा नहीं है, 1-2% डाउन है प्राइसिंग. तो डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम्स का इतना इशू नहीं लग रहा है. मगर अभी आगे जाके प्राइसिंग स्टेबलाइज हो गई है. तो अभी आगे जाके डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसिंग तो नीचे नहीं होगी. जो ડોમેસ્ટિક માર્કેટની અંદર અહીંયાથી ભાવની અંદર જે એક મોટો ઘટાડો આવ્યો છે, એને કારણે એક આપણને असर જોવા મળી રહી છે. लेकिन सर, एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर आप यहाँ से अभी क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखा है थोड़ी इश्यू सप्लाई चेन की भी रही है कुछ पिछले 1-2 क्वार्टर के दौरान. लेकिन क्या आपको लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत पिकअप करने की तैयारी में है? हमारे मार्केटिंग टीम का ऐसे कहना है कि एक्सपोर्ट मार्केट अभी तक फुल्ली पिकअप हुआ नहीं है. ठीक है, मतलब Q1 से थोड़ा बेटर हो सकता है, मगर अभी तक फुल्ली जितना एक्सपेक्टेड था उतना फुल्ली रिकवर हो नहीं रहा है. एट द सेम टाइम हम लोग ये मॉनिटर हमेशा करते हैं कि हमारा मार्केट शेयर तो नहीं कम हो रहा एक्सपोर्ट्स में. तो जहां तक इंडियन कंपटीशन का सवाल है, तो वहां पे तो हमें हमारा मार्केट शेयर डिक्लाइन होते हुए नहीं दिख रहा है. तो मेजर रीजन तो डिमांड का ही लग रहा है. एक ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज में अभी इलेक्शंस चालू है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स हो रहे हैं, तो इसके वजह से जो गवर्नमेंट टेंडर्स है वो थोड़े स्लो हो गए हैं. और जब वो गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं फॉर फॉर्मुलेशंस, तो उसके वजह से एपीआई एक्सपोर्ट्स का डिमांड बढ़ता है. तो वो एक कारण हो सकता है कि एक्सपोर्ट थोड़ा डल है ये पर्टिकुलर ईयर में. એટલે જો એક્સપોર્ટ માર્કેટમાં હજી પણ આપણને રિકવરીની આશા ઓછી છે, પરંતુ માર્કેટ શેર અહીંયાથી નથી ઘટી રહ્યો, એક મહત્ત્વનો પॉजिटिव पॉइंट कंपनी માટે છે. सर, एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे, जैसे आपने बताया FY24 में जो पिछला क्वार्टर था, पिछले साल का जो क्वार्टर था, उससे ज़्यादा प्राइस हमने यहाँ पर देखे हैं. ये अभी यहाँ से Q1 हमने ख़त्म कर लिया. अभी आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से और नीचे जा सकते हैं, या फिर अभी बहुत निचले स्तर पर आ गए तो वहाँ पर थोड़े स्टेबल होते हुए दिखेंगे आपको? आप क्या गाइडेंस लेके चल रहे हैं अभी ये साल में प्राइसिंग पावर को लेकर?
हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि ये रॉक बॉटम है, इसके नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में कहीं कहीं किसी किसी प्रोडक्ट में तो हमने देखा है कि थोड़ा ऊपर भी गया है मार्च क्वार्टर के हिसाब से। तो इससे और नीचे जा नहीं सकता प्राइस। જો અહીંયાથી હજી ભાવ ઘટે એવી અપેક્ષા નથી એટલે એક પોઝિટિવ બાબત અહીંયાથી લઈને આગળ વધવું જોઈએ. लेकिन सर एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे, FY25 के लिए आप क्या एक टारगेट लेके चल रहे हैं रेवेन्यू के लिए? आप अभी कौन से टारगेट्स को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली रेवेन्यू और मार्जिन के फ्रंट पर? ओके, जब हमने ईयर स्टार्ट किया तब हमें लग रहा था कि अराउंड 8-10% रेवेन्यू ग्रोथ आ जाएगा वैल्यू टर्म्स में, जिसमें हमने अज्यूम किया था कि 14-15% वॉल्यूम ग्रोथ होगा। क्योंकि हमें पता था पहले से कि वैल्यू मींस रेट का नेगेटिव वेरिएंस आएगा। मगर फर्स्ट क्वार्टर इतना अच्छा नहीं गया एक्सपोर्ट का, तो अभी सेकंड क्वार्टर तो उसको मेकअप करने में चला जाएगा। तो जो पूरे साल का टारगेट है, हमें फिर भी ऐसे लग रहा है, एस्टिमेट है कि सेकंड हाफ में वो टारगेट 6 महीने के लिए तो अचीव हो जाएगा। मगर अगर पूरे साल के लिए देखें तो शायद एवरेज एवरेज आउट होके वैल्यू ग्रोथ टॉप लाइन में अराउंड 5% तक आ सकती है नीचे। ऐसे हमें लग रहा है अराउंड 5% ग्रोथ हो सकता है। अच्छा। और सर एक चीज़ आपसे ये भी, आपने जो प्रेस रिलीज दी है उस पर गुजरात में आपका जो एक API यूनिट है उसके कैपेक्स की भी बात की है, सर क्या अपडेट है? क्योंकि शायद ये क्वार्टर में आप वहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस करें, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है। क्या क्या अपडेट है गुजरात के प्लांट्स को लेकर? हाँ, गुजरात में हमारा एक काफी बड़ी फैसिलिटी आ रही है स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स के लिए। तो वो हमारे लिए एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी होगा। वो प्रोजेक्ट अभी उसमें से मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। 2 प्रोडक्ट चालू हो गए हैं, इसका चालू हो गया मतलब वाटर ट्रायल्स चालू हो गए हैं ट्रायल बेसिस पे। सितंबर एंड तक हम कमर्शियल प्रोडक्शन चालू करेंगे, ऐसे हमें हमारा टारगेट है। जी। और सर ओवरऑल कैपेक्स को आप FY25 के लिए कैसे टारगेट कर रहे हैं? कहाँ कहाँ पर अगर आप कुछ शॉर्ट में बता पाए कैपेक्स को लेकर क्या आपके प्लानिंग्स हैं? बिल्कुल। तो ऐसे लग रहा है, एस्टिमेट हमारा है कि पूरे साल में अराउंड 200 करोड़ का हो सकता है। पर ये 200 करोड़ में मेजॉरिटी ऑफ द कैपेक्स तो ये जो हमारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो खत्म खत्म होने आ रहे हैं, तो उसका जो एंडिंग के फेज के जो पेमेंट्स होंगे उसमें जाएगा। दूसरा थोड़ा ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन में जाएगा, जहाँ पे हम एक एंटी डायरियल प्रोडक्ट का कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। फिर हमें आगे जाके कार्डियो प्रोटेक्टेंट प्रोडक्ट का भी कैपेसिटी बढ़ाना है, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करना है। फिर हम फॉर्मुलेशन में 2-3 महीने में ही 15-20% से हम फॉर्मुलेशन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का वॉल्यूम बढ़ाने वाले हैं। और और साथ ही साथ में हमने जो ऑन्कोलॉजी प्लांट खड़ा किया है फॉर्मुलेशन का बद्दी में, उसका USFDA इंस्पेक्शन तो हो चुका है, उसका EIR आया है, मगर अभी हम देख रहे हैं कि हमें ग्रीन लाइट मिला है कि नहीं। और वो होते ही हमारा साइड बाय साइड अराउंड 14 to 15 प्रोडक्ट्स ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन चालू है, जिसके लिए भी R&D और कैपेक्स लगेगा। तो ये जनरल एरिया है जहाँ पे हम कैपेक्स डाल रहे हैं ये पर्टिकुलर ईयर में। એટલે જો ફોર્મ્યુલેશન પ્લાન્ટ માટેનું અને ઓન્કોલોજી પ્લાન્ટ માટેની એક તૈયારી ચાલી રહી છે ઉપરથી, બ્રાઉનફિલ્ડ એક્સપાન્શન અન્ય જગ્યાએ પણ છે, એટલે 200 કરોડનું એક कैपेक्सની योजना છે. आदिश जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और इन डिटेल आपने आपकी क्वार्टरली अपडेट पे बात की. एंड आई होप सर यहाँ से आपके आने वाले क्वार्टर भी अच्छे रहे और हम इसी तरीके से सर बात कर पाए. थैंक यू वेरी मच सर.